गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विभा गौतम स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर पर। आज है 18 दिसंबर और हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपको आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। ऑप्शंस देख सकते हैं आप, कुंभ मेला, नवरोज, कोलकाता की दुर्गा पूजा और छऊ नृत्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? कोलकाता की दुर्गा पूजा। इसे 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को के बारे में देखते हैं, ये क्या है। यूनेस्को यूएन की एक बॉडी है। इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी मानवता के लिए जो बहुत बहुमूल्य विरासत होती है, उन विरासतों की पहचान करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसका संरक्षण करना, ये सभी कार्य यूनेस्को के द्वारा किए जाते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो ये थी इंफॉर्मेशन यूनेस्को के बारे में। अब यूनेस्को के द्वारा जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है, उसमें किस टाइप की विरासत को शामिल किया जाता है। तो एक विरासत होती है मूर्त विरासत, एक हो गई अमूर्त विरासत। तो मूर्त विरासत में आ जाते हैं हमारे जो स्मारक वगैरह है, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, और शहर, ये सब आते हैं। लेकिन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में वो चीज़ें आती हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम आज भी अपनी जीवन में शैली में उसका यूज करते हैं। जैसे कि जो परंपराएं होती हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, अनुष्ठान हो गए, पूजा पाठ हो गए, लोक नृत्य हो गए, ये जो बहुत पहले से हमारे जीवन में, हमारे एक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन के रहे हैं, उन सभी चीज़ों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। उनको संरक्षण करने के लिए, उन्हें हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए। तो इस बार किसे शामिल किया गया है? 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को। अब हम कुछ अदर ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कुंभ मेला। इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में वर्ष 2017 में। कुंभ मेला ये एक बहुत ही बड़ा श्रद्धालुओं का मेला है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं गंगा स्नान के लिए। और इससे भारत में 4 सिटीज में इसका आयोजन होता है कुंभ मेला का। एक है इलाहाबाद, एक हरिद्वार, एक उज्जैन और एक नासिक। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, और हर 12 साल में 4 बार इसका आयोजन होता है। अब देखते हैं नवरोज के बारे में। नवरोज को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया वर्ष 2016 में। छऊ नृत्य भी दिया हुआ है इस ऑप्शन में, क्वेश्चन में। तो इसका देखते हैं कि छऊ नृत्य को 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था, और ये झारखंड से संबंधित है। झारखंड में इस नृत्य शैली को मनाया जाता है, वहाँ की महत्वपूर्ण नृत्य शैली है ये। अब हम ये देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत से कितनी सांस्कृतिक विरासतें हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो चुकी है। तो टोटल 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अब तक शामिल हो चुकी हैं। तो ये था कुछ यूनेस्को से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। आइए देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में ऊपा के तहत की गई गिरफ्तारियों में सर्वाधिक गिरफ्तारियां किस राज्य से हुई हैं? आप ऑप्शंस देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और दिल्ली। जिन्हें भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो ऊपा के तहत गिरफ्तारियों में सर्वाधिक गिरफ्तारियां किस राज्य से हुई हैं? जिन्होंने भी इसका आंसर उत्तर प्रदेश बताया, उन सभी के आंसर सही हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं ऊपा कानून के तहत वर्ष 2020 के लिए। आइए देखते हैं ऊपा कानून क्या है। ऊपा गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए एक कानून है जिसे बनाया गया था 1967 में, और इस कानून का मेन पर्पस ये हो जाता है कि जो भी गैर कानूनी एक्टिविटीज भारत के सीमा के अंदर हो रही हैं उन सभी को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए इसे बनाया गया था 1967 में। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसके तहत सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां 2020 में किस राज्य में हुई हैं, तो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। ये देख लेते कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई उत्तर प्रदेश राज्य में 361। जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ गिरफ्तारियां हुई हैं ऊपा के तहत 346। और मणिपुर थर्ड नंबर पर है, यहाँ पर कुल 225 गिरफ्तारियां हुई हैं ऊपा कानून के तहत। और दिल्ली में मात्र 12 गिरफ्तारियां हुई हैं ऊपा कानून के तहत। और ये इस तरह से इस लिस्ट में ये फोर्थ नंबर पे आ जाता है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में, सेकंड नंबर पे हो गया जम्मू कश्मीर, और थर्ड नंबर पे हो गया मणिपुर, और लास्ट फोर्थ नंबर पे हो गया दिल्ली। तो ये था कुछ स्टेट्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं ओवरऑल फिगर्स क्या रहे हैं इसमें। तो वर्ष 2020 के लिए जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो टोटल गिरफ्तारियां 1321 गिरफ्तारियां हुई हैं वर्ष 2020 के लिए। और 2019 में ये डेटा था 1948, तो 1948 गिरफ्तारियां हुई थी वर्ष 2019 में। तो वह हम देख सकते हैं कि 2019 की तुलना में 2020 में गिरफ्तारियों की संख्या में कमी आई है। तो 2020 में 19 की तुलना में कम गिरफ्तारियां हुई हैं ऊपा कानून के तहत। अब हम ओवरऑल स्टेट्स एंड यूटीज के बारे में देखते हैं। तो टोटल 28 स्टेट हैं भारत में और 8 यूटीज हैं। तो 28 स्टेट में से 10 स्टेट्स और 8 यूटीज में से 6 यूटीज, तो 10 स्टेट एंड 6 यूटीज, इनमें ऊपा के तहत 0 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि 28 स्टेट में से 10 स्टेट और 8 यूटीज में से 6 यूटीज में ऊपा के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप ये भी याद रखिए कि ऊपा कानून को कब बनाया गया था, 1967 में। आपको ये याद रखना है कि 2020 के लिए ऊपा के तहत सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां किस राज्य में हुई हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप जरूर याद रखिएगा कि ऊपा कानून के तहत सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां किस राज्य में हुई हैं वर्ष 2020 के लिए। आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्जियो एगुएरो ने अपने खेल करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? आप ऑप्शंस देख सकते हैं, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो आप जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बता सकते हैं। तो सर्जियो एगुएरो ये किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो जिन्होंने भी फुटबॉल इसका आंसर बताया उन सभी के आंसर सही है। फुटबॉल खेल से संबंधित है सर्जियो एगुएरो। आपको ये भी याद रखना होगा कि सर्जियो एगुएरो किस देश के लिए खेलते थे? ये खेलते थे बार्सिलोना एवं अर्जेंटीना के लिए। इन्होंने हाल ही में फुटबॉल खेल करियर से संन्यास ले लिया, अपने फुटबॉल खेल के करियर से संन्यास लिया, क्योंकि इन्हें एक दिल की बीमारी होने के कारण इन्होंने ये संन्यास लिया है। मतलब उन्हें जब लास्ट उन्होंने बार्सिलोना में अपना एक मैच खेला था उस दौरान उन्हें दिल में दर्द होने के कारण ये पता चला कि उन्हें एक हार्ट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो अपना खेल करियर कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने फुटबॉल खेल करियर से संन्यास लिया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये प्लेयर कौन है और ये
किस खेल से संबंधित है? बस आपके एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है, सर्जियो एगुएरो किस खेल से संबंधित है? तो सर्जियो एगुएरो कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रतिबंधित कंटेंट डिलीट ना करने के लिए मेटा पर 1.3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस देख सकते हैं आप, अमेरिका, रूस, जर्मनी और डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रूस। तो हाल ही में रूस सरकार ने प्रतिबंधित कंटेंट डिलीट ना करने के लिए मेटा पर, तो रूस सरकार ने किस पर जुर्माना लगाया है? मेटा पर और ट्विटर पर। इन दोनों ही कंपनियों पर रूस सरकार द्वारा जुर्माना लगाया गया है प्रतिबंधित कंटेंट को डिलीट ना करने के लिए, क्योंकि वो कंटेंट रूस सरकार द्वारा उसे इनवैलिड करार दिया गया है, अवैध घोषित किया गया है। उस कंटेंट को भी अभी तक मेटा के द्वारा डिलीट नहीं किया गया है, जिस कारण उसने मेटा पर और ट्विटर पर यह जुर्माना लगाया गया है। एक बार फिगर्स भी देख लेते हैं कि कितना जुर्माना लगा है। तो मेटा पर जुर्माना लगा है 1.3 करोड़ का और ट्विटर पर लगा है 1 करोड़ का। अब देखते हैं कि मेटा के सीईओ कौन है और मेटा क्या है। मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है और मेटा के सीईओ है मार्क जकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ वर्तमान में है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं वर्तमान में, और ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो हाल ही में रूस सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? मेटा पर और ट्विटर पर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रूस सरकार ने किन कंपनीज पर प्रतिबंधित कंटेंट को डिलीट ना करने के लिए जुर्माना लगाया है। तो वो है मेटा और ट्विटर। आपको ये फिगर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपको बताए गए हैं। तो आप याद रखिएगा कि रूस सरकार ने मेटा और ट्विटर पर प्रतिबंधित कंटेंट को डिलीट ना करने के लिए जुर्माना लगाया है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ ग्लोबल कंपनीज में जो भारतीय मूल से संबंधित व्यक्ति एज अ सीईओ काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। तो गूगल में एज अ सीईओ काम कर रहे हैं सुंदर पिचाई। ये व्यक्ति भारतीय मूल से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट, ये भी एक ग्लोबल कंपनी है और इसके सीईओ है सत्या नडेला। ये भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं इंदिरा नूई। ये पेप्सिको की सीईओ थी वर्ष 2018 तक। ट्विटर का मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, ये भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। हाल ही में न्यूज़ में एक इंफॉर्मेशन रही है कि चैनल कंपनी, चैनल एक फ्रांस की लग्जरी कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है। तो इस कंपनी के ग्लोबल सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है लीना नायर को। लीना नायर को हाल ही में चैनल कंपनी का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है, और आप इसे ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपका हाल ही में करंट में रहा है। तो लीना नायर अभी काम करती हैं यूनिलीवर के लिए। यूनिलीवर ये भी एक ग्लोबल कंपनी है। इस कंपनी में CHRO के पद पर काम करती हैं, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी के तौर पर काम करती हैं यूनिलीवर में। और ये यूनिलीवर से जनवरी 2022 में रिजाइन करके चैनल कंपनी को ज्वाइन करेंगी। तो ये कुछ पर्सन्स थे जो भारतीय मूल से संबंधित हैं और ये बड़ी ही ग्लोबल कंपनीज के सीईओ के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान पहली बार सूर्य के वातावरण तक पहुंचने में सफल हुआ? तो वो कौन सा अंतरिक्ष यान है जो पहली बार सूर्य के वातावरण में पहुंचने में सफल हुआ? ऑप्शन है आदित्य L1, सोलर ऑर्बिटर, पार्कर सोलर प्रोब और पायनियर ई। तो इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सूर्य के बाहरी वातावरण तक कोई अंतरिक्ष यान पहुंच पाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के बाहरी वातावरण में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। और पार्कर सोलर प्रोब नासा का एक सोलर मिशन है। इसे नासा द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। सूर्य से संबंधित रहस्यमय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए। इसके द्वारा सूर्य के से निकलने वाले जो कण होते हैं और उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके बारे में कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, जिसे स्टडी करके हम सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के बाहरी वातावरण में पहुंचने वाला, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सूर्य के बाहरी वातावरण में कोई अंतरिक्ष यान पहुंच पाया। तो वो अंतरिक्ष यान बनता है पार्कर सोलर प्रोब। इसे ये नासा का सोलर मिशन है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और लगभग 2024 तक ये सूर्य के बाहरी वातावरण में परिक्रमा भी करने लगेगा, मतलब उसके ऑर्बिट में आ जाएगा। और फिर ऑर्बिट में होने के कारण वो अच्छी तरह से सूर्य के बाहरी वातावरण को अध्ययन कर पाएगा और उससे रिलेटेड सैंपल्स नासा एजेंसी तक पहुंच पाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं और उनका संबंध किस मिशन से है। तो आदित्य L1 ये भी एक सोलर मिशन है। ये इसरो का सोलर मिशन है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का, भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च संगठन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसका सोलर मिशन है आदित्य L1। इसे 2022 तक लॉन्च करने की संभावना है और इसे PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका काम होगा सूर्य के बाहरी वातावरण, जो जिसे हम कोरोना भी बोलते हैं, उसको स्टडी करने, उसका ऑब्जर्वेशन करने का। तो ये क्या करेगा? कोरोना का ऑब्जर्वेशन करेगा। अब देख लेते हैं सोलर ऑर्बिटर मिशन किस देश का है। ये UAE का और सोलर मिशन है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था और ये अभी तक रास्ते में ही है। अभी तक ये सूर्य तक पहुंचा नहीं है। तो इसे लॉन्च किया गया था 2020 में। और ये किसका मिशन है? UAE का सोलर ऑर्बिटर मिशन, UAE का मिशन है। पायनियर ई ये भी एक सोलर मिशन है। ये नासा का सोलर मिशन है, लेकिन इसने कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं की। और आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखेंगे कि इतिहास में पहली बार सूर्य के बाहरी वातावरण में कौन सा अंतरिक्ष यान पहुंचा है? तो उसका आंसर है पार्कर सोलर प्रोब। और ये किसका मिशन है? नासा का। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। और ये क्या करता है? सूर्य के बाहरी वातावरण को स्टडी करता है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को, सैंपल्स को कलेक्ट करने का काम करता है। अब इसमें कोरोना का भी यूज हुआ था। कोरोना वर्ड सामने आया था। तो देखते हैं कि कोरोना क्या है, सूर्य का बाहरी वातावरण क्या है। जब सूर्य में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें तो सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके आसपास हमें एक वाइट सा सर्कल नजर आता है। उसी सर्कल को हम कोरोना बोलते हैं। इसी के द्वारा सोलर विंड्स का भी जनरेशन होता है। सूर्य के बाहरी वातावरण से ही सोलर विंड्स निकलते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, जो हाल ही में सूर्य के बाहरी वातावरण तक पहुंचा है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया
गया है? ऑप्शंस है एमएम नरवड़े, विवेक राम चौधरी, आर हरि कुमार और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट ने इसका आंसर एमएम नरवड़े बताया उन सभी के आंसर सही हैं। एमएम नरवड़े को ही हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को बनाया गया था तीनों सेनाओं के, भारत की तीनों सेनाओं के बारे में, भारत की तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बनाए रखने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। तो थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने का काम करती है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये पुरानी व्यवस्था थी, ये सीडीएस के पहले तक लागू थी, लेकिन हाल ही में हमारे सीडीएस विपिन रावत का निधन हो जाने के कारण इसे वापस से लागू किया गया है। जब तक कि किसी नए सीडीएस को अपॉइंट नहीं कर लिया जाता तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। विपिन रावत के बारे में देखते हैं। विपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे। इनका निधन 2021 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ और ये हेलीकॉप्टर हादसा कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यह हेलीकॉप्टर हादसा कहाँ हुआ जहां पर विपिन रावत की मौत हुई, उनका निधन हो गया। ये हुआ था तमिलनाडु के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। तमिलनाडु के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था। हम ये भी देख लेते हैं हेलीकॉप्टर का नाम क्या था। वो हेलीकॉप्टर था MI-17V5 और ये हेलीकॉप्टर किस देश का और किस कंपनी द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर था? ये रूस की कंपनी कजान द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर था। इसी हेलीकॉप्टर के हादसे में हमारे देश के पहले सीडीएस विपिन रावत का निधन हुआ था। उनके निधन के बाद उनका पद खाली होने की वजह से ही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, ताकि तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को बनाए रखा जाए जब तक कि किसी नए सीडीएस को अपॉइंट नहीं कर लिया जाता। अब हम देख लेते हैं कुछ अदर ऑप्शंस के बारे में भी। तो विवेक राम चौधरी ये हमारे देश के एयरफोर्स के चीफ ऑफिसर हैं। आर हरि कुमार नौसेना के चीफ ऑफिसर हैं, नेवल चीफ हैं। और एमएम नरवड़े ये आर्मी चीफ जनरल हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बारे में। आप इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो किसे हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है एमएम नरवड़े, जो कि आर्मी चीफ हैं। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के आधार पर किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? आपसे पूछा गया है कि आरबीआई ने नियम उल्लंघन के आधार पर किन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ऑप्शन है पीएनबी, आईसीआईसीआई या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए एंड बी। हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और आईसीआईसीआई इन दोनों ही बैंकों पर आरबीआई द्वारा निर्धारित नियम और कानूनों का उल्लंघन ना करने के कारण इस पर यह जुर्माना लगाया है। तो पीआईबी पर जुर्माना लगाया गया है 1.8 करोड़ का और आईसीआईसीआई पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है 30 लाख का। अब हम देख लेते हैं कि पीएनबी के एमडी एंड सीईओ कौन है। तो इसके एमडी और सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन और आईसीआईसीआई के सीईओ हैं संदीप बख्शी।
तो आपको याद रखना है कि आरबीआई ने हाल ही में नियम उल्लंघन के लिए किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है। तो क्या है वो बैंक? आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी बैंक। इन दोनों बैंकों पर नियम उल्लंघन करने के कारण आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। तो हम देखते हैं आरबीआई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आरबीआई हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी सेंट्रल बैंक है, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी का भी काम करती है जो हमारे देश की सभी बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करती है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 मतलब ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई का काम देश में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए भी होता है। आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। तो ये थी इंफॉर्मेशन आरबीआई के बारे में, और आरबीआई द्वारा हाल ही में किन दो बैंकों पर नियम उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया गया है। तो जुर्माना लगा है पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक पर। आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर की एक लीडिंग बैंक है और पीएनबी एक नेशनलाइज्ड बैंक है। आप ये भी याद रखिएगा कि आरबीआई द्वारा सरकार द्वारा 1969 में एक नेशनलाइजेशन किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1980 में फिर से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस टाइम पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, वो भी आप याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो बुक है गांधी टोपी गवर्नर। इसका विमोचन किसने किया है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने। और पूछा गया है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है विक्रम सेठ, यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद, सलमान रसूदी और अनीता देसाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद। ये इस पुस्तक के लेखक है। गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक लिखी है यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद ने। हम देखते हैं यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद कौन है और इनका संबंध किस क्षेत्र से है। यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद आंध्र प्रदेश के राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद। और इन्होंने ये जो बुक लिखी है गांधी टोपी गवर्नर, ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है एड पुगंती राघवेंद्र राव। एड पुगंती राघवेंद्र राव के जीवन पर यह पुस्तक लिखी गई है गांधी टोपी गवर्नर। एड पुगंती राघवेंद्र राव कौन थे? ब्रिटिश काल में ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, विधायक के तौर पर भी कार्य करते थे और मध्य प्रांत के गवर्नर थे, मध्य प्रांत के राज्यपाल। तो इनका संबंध कब से है? ब्रिटिश काल से है। एड पुगंती राघवेंद्र राव के जीवन पर यह पुस्तक है गांधी टोपी गवर्नर, और इसके लेखक कौन है? यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद, और ये क्या है? आंध्र प्रदेश के राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ अदर ऑप्शंस भी यूज हुए हैं, जैसे विक्रम सेठ, सलमान रसूदी और अनीता देसाई। ये सब हमारे देश के बहुत ही फेमस राइटर्स हैं। तो इनकी बुक के बारे में देख लेते हैं जो हाल ही में लॉन्च हुई हैं। जैसे विक्रम सेठ की एक बुक है द गोल्डन गेट, अ बीबीसी रेडियो फॉर ड्रामेटाइजेशन।
2021 में इनकी ये बुक लॉन्च हुई है, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये करंट का पार्ट बन जाता है। 2021 में विक्रम सेठ की बुक लॉन्च हुई जिसका नाम है द गोल्डन गेट, अ BBC रेडियो फॉर ड्रामाटाइजेशन। सलमान रसूदी की बुक है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, एसेज 2003 से 2020। तो इनकी बुक है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। आप इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा, इससे आपको याद हो जाएगा। तो सलमान रसूदी की 2021 में जो बुक रिलीज हुई है उसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। ये सलमान रसूदी की बुक है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, 2021 में रिलीज हुई। और विक्रम सेठ की बुक है द गोल्डन गेट, ये भी 2021 में रिलीज हुई। ये करंट में रही है इसलिए आपको ये याद रखना है। तो ये था कुछ फेमस राइटर्स और उनकी बुक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और आप ये भी याद रखिए कि गांधी टॉपिक गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है, यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद। और आपको ये ज़रूर याद रखना है क्योंकि इस बुक को लॉन्च किया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिवसीय लोक रंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो 11 दिवसीय लोक रंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसका आयोजन हो रहा है जयपुर में। 2 साल के बाद जयपुर में लोक रंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन स्टार्ट होगा 16 दिसंबर 2021 से और ये 11 दिवसीय उत्सव है। तो 16 दिसंबर 2021 से लेके 11 दिनों तक इसे मनाया जाएगा। कहाँ? जयपुर में। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 16 दिसंबर 2021 से लोकरंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में करीब 650 से भी ज्यादा आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और इस उत्सव में किस 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 तरीके के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसे इसमें एक हस्तशिल्प मेले का भी आयोजन होगा, हस्तशिल्प मेला, और राजस्थान भाषा लेखन उत्सव का भी आयोजन होगा। राजस्थान भाषा लेखन उत्सव। और ये एक लोकरंग फेस्टिवल है तो इसमें रंगारंग कार्यक्रम तो होना ही है। तो इसमें बहुत से राज्यों के जो भी नृत्य क्षेत्र से संबंधित प्रतिभागी होंगे वो भी सम्मिलित होंगे। तो आपको याद रखना है कि 11 दिवसीय लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। कब मनाया जाएगा, मतलब कब से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होगा ये 16 दिसंबर 2021 से। और जयपुर में कहाँ मनाया जा रहा है? जवाहर कला केंद्र में। और इसमें किस तरह के फेस्टिवल्स का आयोजन होगा? तो एक है हस्तशिल्प मेला और राजस्थान भाषा कला उत्सव। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे इस फेस्टिवल के दौरान। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2021 को स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शंस है उड़ीसा, नई दिल्ली, कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल ही में स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता में 16 दिसंबर 2021 को स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन किया गया। इसका आयोजन क्यों किया गया ये देख लेते हैं। 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सशस्त्र बल को, मतलब भारतीय सेना ने
पाकिस्तान की सेना को पराजित किया था और उसके बाद 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को आजादी मिली थी। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को आजादी मिली थी और इसमें भारत की सेना विजय हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में ये स्वर्णिम विजय गाथा उत्सव मनाया गया कोलकाता में 16 दिसंबर 2021 को। और 16 दिसंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस। इस दिवस को मनाने का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 16 दिसंबर 1971 में जो वॉर खत्म हुई थी उसमें भारतीय सेना विजय रही थी। उस विजय के उपलक्ष्य में ही ये विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। अब हम ये देख लेते हैं कि 2021 में इस युद्ध के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके लिए 2021 में इसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया गया है, स्वर्णिम विजय वर्ष। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है? आपको याद रखना है कि स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1971 के युद्ध का परिणाम कब आया था? 16 दिसंबर को। इसीलिए 16 दिसंबर को कोलकाता में स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन किया गया। हमारे जो भी सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि के तौर पे, उनको श्रद्धांजलि देने के तौर पे इसका आयोजन किया गया। और 16 दिसंबर को ही विजय दिवस भी मनाया जाता है और इस दिवस का भी मेन पर्पस यही है क्योंकि उस दिन बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी और भारत ने पाकिस्तान पर एक निर्णायक जीत हासिल की थी। और 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया गया क्योंकि 1971 से 2021 के बीच इस युद्ध को 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया गया। और एक न्यूज़ हाल ही में रही है कि बांग्लादेश में उसकी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पे गए थे। तो आप ये भी याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की आज़ादी के उपलक्ष्य में जो उत्सव हुआ था उसमें 3 दिवसीय यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे। रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति सम्मिलित हुए थे। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जो भी पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए गए हैं आप उन्हें ज़रूर याद रखिएगा, वो आपके एग्ज़ाम में उसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।